तो चले हमारे स्टूडेंट्स कौन कौन है। तो अपना अगर आप वीडियो खोल लेंगे 2 मिनट के लिए तो बहुत अच्छा लगेगा। मनीष जी और सानो भाई। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं, आपकी शक्ल तो पता चलेगी ना कौन है, फिर थोड़ा सा इजी हो जाता है क्योंकि। ओके, आप क्या करते हैं? सनो, सानो भाई, इस नाम से आपका आ रहा है। नमस्कार मैम। नमस्कार मैं जी। हरिद्वार से हूँ, पंडिताई करता हूँ अरे वाह, वेरी और गुड। संस्कृत पढ़ रहा हूँ। अच्छा, तो आपने प्रवीण भी यहीं से की होगी, गाजियाबाद से, जी, गाजियाबाद से। है ना? तो अब जैसे हम आप लोग अभी शहादत में आ गए हैं और ये लास्ट सेशन है आपका, तो मुझे लगता है आपको और लोगों को भी जी प्रेरित करना चाहिए कि गाजियाबाद में एडमिशन्स लें, नहीं लगता? आपके जो जी संसर्ग जी। में हैं लोग, तो उनको थोड़ा सा आप करो ना, ये गुरु दक्षिणा है और आपको करवानी चाहिए एडमिशन्स। मैं रिक्वेस्ट करूंगी, जबरदस्ती जी मैम। कुछ नहीं है, अगर आपका मन करे तो आप कहिए। और आप कह ही सकते हो ना, फोर्स तो हम किसी को भी नहीं कह कर सकते, है ना? जी तो हरिद्वार में चलो कभी आएंगे तो आपसे जरूर मिलेंगे। और मैं चाहूंगी जी मेरा मैम। सब्जेक्ट अच्छे से पढ़िए क्योंकि ज्यादातर लोग इसी में ही आते हैं, है ना? चलिए, ऑल द बेस्ट। जी अगर जी कोई भी प्रॉब्लम होगी अभी हम बात करेंगे तो कैसे उसको रिजॉल्व करेंगे। हाँ, नमस्कार मनीष जी। जी, आप बताइए, परिचय देंगे अपना? ओके, वेरी नाइस। ओके। हम्म। ओके, तो बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। आप सबकी शक्लें भी देखने को मिल रही हैं। तो किस चीज में सेल्स वगैरह करते हैं सर? ओके, दैट्स इट। मेरी भी आपसे यही रिक्वेस्ट रहेगी क्योंकि आप मतलब गाजियाबाद चैप्टर के स्टूडेंट हैं, तो हो सके तो इसको प्रमोट करिए। अपने अपने चैप्टर को तो हर कोई प्रमोट करता है ना। हम आज भी फैकल्टी होके भी प्रमोट करते हैं। हमें, मैं तो यही कहूंगी कि मतलब आप लोग वाहे हैं धीरेन्द्र साहब की, तो आप उनको बिल्कुल प्रमोट करिए और स्टूडेंट्स का एडमिशन करवाइए विशारद में, ओ सॉरी, प्रवीण में, नाड़ी में, हस्तरेखा में, वास्तु में। तो आप बिल्कुल उनके साथ एनरोल करवा सकते हैं ना। और नई नई विधि विधाएं सीखते जाओ, ये टाइम है जब आप बहुत कुछ सीख लोगे। उसके बाद तो फिर सीख ही नहीं पाओगे, टू बी वेरी फ्रैंक। तो आप औरों को भी प्रेरित करें और भी कोर्सेज ज्वाइन कीजिए जो आपको कंफर्टेबल हो। ठीक है? टीचर्स में कोई कमी नहीं है, टीचर्स सब बहुत वंडरफुल हैं। मतलब पहला तो मैं यही बात करूंगी। मैम, शर्मा जी। ये तीनों ही जो हैं गाजियाबाद चैप्टर के इवेंट्स को मैनेज करते हैं अरे वाह, वेरी नाइस। पहले से ही। और जो है अभी विशारद के साथ साथ जो टीचिंग के उसमें भी आ रहे हैं प्रवीण के लिए। हाँ, ये तो बहुत ही बढ़िया बच्चे हैं, मतलब अच्छी बात है ना। जी जी मैम। शर्मा जी, हरी शर्मा जी, आप तो ड्राइव कर जी। रहे हो शायद। हाँ, हेलो तो वही रिक्वेस्ट जो सबसे कर रही हूँ वो भी आपसे भी रही कि आप क्या करते हैं, थोड़ा सा बताएंगे सर? मैम, मेरी वॉइस आ रही है आपको? हाँ, मेरे को आपकी वॉइस पूरी आ रही है, ठीक से आ रही है। मैम, मैं प्रोफेशनल इंजीनियर हूँ ओके ओके, और वेरी नाइस। मल्टीनेशनल कंपनी में मैं मैनेजर चलिए, हूँ। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा है। अब हम अभी हम आज प्रवीण आपके। P1 से ही हम सब बैचमेट हैं। ओके। हम सब P1 से ही बैचमेट हैं। अरे वाह, वेरी नाइस। तो अपने साथ प्रेरित करो और भी जो लोग आ रहे हैं वो जुड़े, बढ़े आगे, आईकास हमारा बढ़े, है ना? क्योंकि ये चैप्टर आपका ही चैप्टर है। आप ही तो इसके वो हो, इसके जो भी कहो संरक्षक हो, जो साथ में आपके गुरु जो भी हैं धीरेन्द्र जी, तो आप उनकी राइट लेफ्ट बाजू में हैं, आजू बाजू। तो सब मिलके उनको प्रमोट करेंगे तो, आईकास को प्रमोट करेंगे तो बहुत ही अच्छा होगा ना। तो मेरी आप ठीक है। सबसे यही रिक्वेस्ट रहेगी। ठीक है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं, आज विवाह की बात करते हैं। विवाह क्या चीज है, आप लोग क्या समझते हो, बताओ? कौन बोलेगा पहले? कौन बोल, शुरुआत किससे करें हम, बताइए। मनीष जी, आप बोलेंगे?
आपके क्या व्यूज हैं शादी को लेके? विवाह में लापक क्यों होना चाहिए, कैसे होना चाहिए? बिल्कुल 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 ठीक कह रहे हैं। क्योंकि फैमिली की जो बैकडोर है वो यही है कि जो दंपति है वो अच्छे से रहे, खुश खुश रहे, सौहार्द से रहे, ताकि आगे वंश का पालन कर सके और वंश की उन्नति कर सके, है ना? मेन रीजन तो यही है। ठीक है, बहुत बढ़िया बोला। अब पंडित जी आप कुछ बोलेंगे? सानू भाई कि जी। मैंने पीएम जो बोले ये वही बात है। उसका मेरा मेला पक के लिए स्वास्थ्य वगैरह के लिए भी विचार किया जाएगा कि स्वास्थ्य कैसे रहेगा, उनकी ओके, नेचर कैसे रहेगी दोनों की, इनके लिए विशेष जरूरी पड़ता है। बहुत बढ़िया। और हमारे तीसरे साथी कौन है? शर्मा जी हैं शायद, जो कि कार में वो शायद जी कंफर्टेबल नहीं हो। मतलब वो तो वही बताएंगे कि मुझे लग रहा है कि ड्राइव करते हुए थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हो जाता है। तो हम सब ना जब भी पढ़ेंगे तो सब लोग पार्टिसिपेट करेंगे इसके अंदर। ठीक है। देखिए जो जी शादी की एक, बिल्कुल आपने सही कहा कि शादी एक संस्कार है बेसिकली। कि एक संस्कारों में जब हम षोडश संस्कार की बात करते हैं तो विवाह भी एक संस्कार है। अब वेस्टर्न कंट्रीज में तो क्या है, पहला ये मेरी पहली वाइफ है, ये मेरी तीसरी वाइफ है, ये मेरा सेवंथ हस्बैंड है, तो जरा सी बात होते ही उनमें आपस में दरार पड़ जाती है और वो अपना अपना रास्ता चुन लेते हैं अलग अलग। लेकिन इंडिया में क्या है कि इंडिया में हम कहते हैं ये एक परिवार है जिसको कि बनाकर चलना है, इसको हमने बिल्कुल बिगाड़ना नहीं है। तो जो विवाह है वो सिर्फ काम सुख का एक मात्र साधन नहीं है, बल्कि अपने परिवार को बढ़ाने के लिए एक बहुत बड़ी चीज है। अब जैसे श्री राम भगवान थे, है ना? तो उन्होंने अपनी अ, दायित्व निभाते हुए उन्होंने अपना जब छोड़ा अपना राजमहल, तो सीता जी ने भी उनके साथ जाना, क्योंकि अर्धांगिनी है, उन्होंने बोला मैं साथ में रहूंगी। और श्री राम ने अपने जितने भी लोग थे उनका, मतलब एक व्यक्ति था जो धोबी था जिसने इस पर आरोप लगाए, और उसकी भावनाओं का सम्मान करते हुए भी उसने पत्नी सीता को भी वनवास दे दिया था। ठीक है। लेकिन जब वहां गए, सीता जी ने जिद की और वहां जाके भी उनको पता चला कि वो जानते थे कि सीता निर्दोष है, लेकिन उनके लिए जो कर्तव्य था वो सबसे ऊपर था, कि सिर्फ कर्तव्य के पूरा करना है। तो ये जो दाम्पत्य सुख है ये बहुत सारे त्याग दिखाता है। क्योंकि ऐसा बोलते हैं ना कि सहन शक्ति होनी चाहिए इंसान में। सहन शक्ति होगी तो वो सब चीजों को जीत जाएगा, और एक दूसरे के सुख दुख में बिल्कुल हम भागी बने। ठीक है। तो इस तरीके से हम ये कह सकते हैं जो एक विवाह है वो मानव के आध्यात्मिक और आत्मिक दोनों तरह के उत्थान का एक आधार है। जबकि बाहर जो बाहर की कंट्रीज में क्या है, उसमें ऐसी चीजें नहीं है। ठीक है। तो हम जब विवाह देखते हैं तो हम क्या देखते हैं? हम जब कुंडलियां देखते हैं तो कहाँ से देखते हैं? बेसिकली उसका जब अध्ययन करते हैं तो हम चंद्र कुंडली से करते हैं, राशि जो बोलते हैं। आप सबको भी तो राशि क्लियर होगी कि राशि क्या होती है। लगन एक होता है और राशि अलग होती है। जहां पे चंद्रमा बैठा है वो चंद्र राशि होती है, राइट? तो चंद्रमा से ही उसका नक्षत्र, लड़के का नक्षत्र, मित्र है, शत्रु है, सम है। फिर जब हम तारा गिनते हैं तो वो भी देखते हैं कि तारा कौन सी तारा है। एक की मान लीजिए पहली तारा कौन सी है? जन्म तारा, जन्म, संपत, विपत, है ना? तो हम इनको भी चेक करते हैं कि ऐसा तो नहीं कि एक दूसरे के लिए इनकी आपस में जो भी है समझदारी कैसी रहेगी, कैसे ये एक दूसरे को हेल्प करेंगे मुसीबत के टाइम में, परिवार कोई मुसीबत में आ जाए तो उसको कैसे हेल्प करेंगे, और जिंदगी की चीजों से ऊपर उठते जाएंगे। जैसे साइकिल का पहिया होता है ना, एक अगर पंक्चर हो जाए तो क्या करते हैं, दूसरा अगर ठीक है तो वो उसको खींच लेगा। लेकिन अगर दोनों ही पंक्चर हो गए तो क्या होगा? गाड़ी बैठ जाएगी, चलेगी नहीं। तो दाम्पत्य जीवन भी कुछ कुछ ऐसा ही है
कि दोनों पति पत्नी के सहयोग से पूरे परिवार चलते हैं। चाहे वो बुजुर्ग लोग हैं, उनका देखभाल करना है, जो घर में फैमिली मेंबर्स हैं उनका देखभाल करना है, अपनी खुशियों को भी रखना है। ये नहीं कि उनके लिए बिल्कुल आप न्यौछावर हो जाएं तो अपने आप को भस्म कर दें, वो भी चीज नहीं होनी चाहिए। तो शादी की जब हम बात करेंगे तो हमें बहुत सारी चीजें देखनी पड़ती हैं। जब शादी करते हैं तो उसमें एक मुहूर्त देखा जाता है। जो पंडित जी होते हैं, हमारे यहाँ सानू भाई जी बैठे हुए हैं। वैसे आपका नाम और कुछ भी है सानू भाई जी, या पंडित जी बोलूं? त्रिविक्रम है। विक्रम है, त्रिविक्रम। ओके ठीक है। विक्रम ज्यादा आसान है तो मैं विक्रम जी आपको बुलाऊंगी। तो पंडित विक्रम जी जो हैं वो ज्यादा बताएंगे, क्योंकि परिवार में हम जब मिलापा करते हैं और इसमें एक मुहूर्त, शादी के टाइम का मुहूर्त, लगन जब लिखा गया है या शादी का जब मुहूर्त है, जो मंडप पे बैठना है, लावा फेरे होने हैं, उसका एक मुहूर्त निकलता है। ठीक है। जी आप सब लोग पहले भी मुहूर्त पढ़ के आए हैं P2 में, है ना? जी तो उस मुहूर्त में कहते हैं कि 7th और 8th हाउस में कोई भी ग्रह नहीं होना चाहिए, ऐसा बोलते हैं ना? याद है किसी जी को कुछ या नहीं? क्यों कहते हैं? क्योंकि वो बिल्कुल साफ सुथरे, उसमें कोई भी ग्रह बैठना अच्छा नहीं माना जाता। राइट। तो जी आपका जो है मुहूर्त, उसमें ये देखा जाता है कि उस मुहूर्त को हम क्यों चुनते हैं। जब लावा फेरे होते हैं तो एक प्रॉपर मुहूर्त होता है, और लेकिन क्या वो मुहूर्त फलीभूत हो पाता है, बताइए आप लोग? जिस समय पंडित जी बेचारे बैठे हुए हैं, खाना तो खा लिया, बैठे हुए हैं फेरे करवाने के लिए, लेकिन वहां पे फोटो शूट्स हो रहे हैं, लोग फोटो खिंचवा रहे हैं, कैमरा वाले आप ऐसा पोज करो, वैसा पोज करो, तो उसमें सारा मुहूर्त निकल जाता है। तो जनरली जो शादियां होती हैं ज्यादातर वो बिना मुहूर्त के हो जाती हैं, मुहूर्त होने के बावजूद भी। अब पंडित जी क्या बोले उनको, भाई आप पहले शादी करवा लो फिर पोज देते रहना, लेकिन वो बोल नहीं पाते, और मुहूर्त के बिना बहुत सारी मैरिजेस हो जाती हैं। राइट। तो इसका मुहूर्त का क्या फायदा है, कौन बताएगा? मनीष जी आप बताएंगे? अगर शर्मा जी आप कंफर्टेबल हैं तो आप भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं इसमें, क्योंकि जितना आप पार्टिसिपेट करेंगे ना उतना आपको याद रहेगा। अगर मैं अकेली बोलूंगी तो वन साइड लेक्चर ही है। जो आपके व्यूज हैं, आपकी नॉलेज है, उसको बिल्कुल इम्पार्ट करिए। बताइए मुहूर्त का क्या महत्व है। जी। बहुत बढ़िया। आप कुछ डालेंगे विक्रम इस पर? कोई आपका कुछ नजरिया हो देखने का, या कोई नॉलेज में हो आपके ज्ञान के हिसाब से? सेम ही है, जो मनीष भैया ने बोले उसी हिसाब का है। अभी तो मुहूर्त के हिसाब से तो मुश्किल है कुछ भी होना, इसलिए अभी ज्यादा चलिए। दिक्कत भी आ रहे हैं, शादी में भी हो किसी भी चीज में भी हो, दिक्कत भी ज्यादा अच्छा, ही आ रहे कोई हैं। बात नहीं, हम लोग करेंगे ना, प्रयास करेंगे तो बिल्कुल हम कोशिश करेंगे कि पूर्णतः से हम समझ पाए टॉपिक को। ठीक है। जी तो हम मेरा भी शादी यही का मानना है मुहूर्त, कि हाँ मेरा जी, भी यही मानना है बोलिए कि बोलिए शर्मा जी। बेस्ट टाइम एंड बेस्ट इन्वायरमेंट हमें पिक करना होगा, जिसमें कि कोई एक्सटर्नल इम्पैक्ट ना आ रहा हो रिलेटेड से एनीथिंग, क्लाइमेट और समथिंग, बहुत सोशल बढ़िया। पोजीशन, मतलब हम्म। इंटरनल and external both the environments should not be impacted by any means। तो हम वो एक पिक वेरी करना। नाइस। हम्म। अब थोड़ा सा मैं भी थोड़ा सा अपना, जो मेरी एज पर माई नॉलेज आई विल पार्ट विद यू। आपको मेरी कोई भी भाषा में दिक्कत हो ना, इंग्लिश नहीं समझ में आ रही, तो आप मुझे टोक दीजिएगा, बिल्कुल रोक दीजिएगा वहां पे। मैं कोशिश करूंगी अगर इंग्लिश में बोल रही हूँ तो हिंदी में भी बोलूँ। ठीक है ना? तो जो मुहूर्त निकाला जाता है वो अपना एक परफेक्ट मुहूर्त होता है, जिसमें कि पंडित जी निकालते हैं, लगन का मुहूर्त लिखा जाता है। अभी गोधूली बेला तो सबको ही पता होगी, वो तो बहुत आसान है ना? गोधूली बेला माने जब गायें वापस घरों को जाती हैं तो धूल, उनके पैरों से जो धूल उड़ती है, उसे गोधूली बेला कहते हैं। ऐसे एक अभिजीत मुहूर्त भी है, उसमें सब तरह के कार्य कर सकते हैं। कोई काम कभी नहीं हो रहा तो आप अभिजीत मुहूर्त में कर लीजिए।
उसको बहुत ही अच्छा माना जाता है। 12 मिनट, 12 बजे से 12 मिनट आगे, 12 मिनट पीछे। और ऐसे ही जो गोधूली है वो भी बड़ा शुभ मुहूर्त माना जाता है। कहते हैं उससे सारा वातावरण, कहते हैं ना कोई बीमार आदमी है और उसको जाके 15 मिनट रोज उसको गाय के तबेले में खड़ा कर दो, उसकी वो जो पूंछ पड़ती है या उसकी जो स्मेल उड़ती है गोबर की, वो आपके 10 तरह के जीवाणुओं से लड़ने में सक्षम है। अगर आपको कैंसर की बीमारी भी है ना, तो अगर गौमूत्र पीते हैं खाली पेट सुबह, तो उससे भी क्योर कर सकते हैं। उसके साथ कुछ और भी चीजें हैं, अभी हम बीमारी की बात नहीं कर रहे। तो इस तरीके से गोधूली मुहूर्त भी बहुत बढ़िया है। जो शादी का मुहूर्त है, ऐसे वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए आपकी कुंडली में सारे गुण तो नहीं मिले, ऐसा होता है कि राम और सीता के पूरे गुण मिले हुए थे, तब भी क्या उनका विवाह अच्छा चला? तभी उनका जब राज तिलक होना था, उस वक्त ही ये हो गया कि नहीं जी, इनको वनवास जाना पड़ेगा, है ना? तो मुहूर्त के में जरूरी नहीं है कि आपको सारे गुण मिले, आपको कम से कम 28 गुण तो अवश्य होने चाहिए, मोस्टली 26 से ऊपर और 30 से नीचे नीचे। मतलब इसमें 18 से, अगर 18 से कम है तो बिल्कुल विवाह को मना कर दीजिए। और आपकी कुंडली में जो अवगुण है ना, या मुहूर्त में भी, अब क्योंकि हम लोग ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं इसलिए मैं आपको नेक्स्ट टाइम से आई विल कीप द बोर्ड। जब मुहूर्त देखते हैं तो उसमें सीधी खड़ी रेखाएं होती है, वो एक एस बना होता है, वो बताता है कितने गुण हैं, किस इस मुहूर्त में कितने दोष हैं। पता है आपको? ये सबको बात नहीं पता? नहीं पता। जब आप विवाह का मुहूर्त देखते हैं, वहां रेडीमेड मुहूर्त होते हैं, इस नाम की लड़की से इस लड़के का विवाह इस तारीख को होना है। जब आप मिलाते हैं तो उसमें खड़ी रेखाएं होती हैं और कुछ ऐसी रेखाएं होती हैं, तो उसमें ये पता चलता है ये मुहूर्त इतना अच्छा है, हम उसमें से बेस्ट मुहूर्त ले लेते हैं जिसमें कम अशुद्धियां हो। जब टाइम से उस विवाह के मुहूर्त पे शादी करते हैं तो क्या होता है, आपके जो अशुभ प्रभाव हैं वो कम हो जाते हैं। समझ में आ रहा है? जो कुंडली की जो कमियां रह गई हैं, वो उस मुहूर्त में करने से आपकी वो कमियां कुछ कट जाती हैं। इसलिए इस मुहूर्त को बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है। तो अगर आप उसमें करेंगे तो जो आपकी कमियां थी वहां कहीं कम हो जाएंगी, और जिससे कि आपकी जिंदगी और सुचारू रूप से चलेगी। बाकी तो आप जब पंडित जी से मिलवाते हैं वो सब देखते हैं कि मंगल दोष तो नहीं है, कोई विष कन्या योग तो नहीं है, काक वांध्या योग तो नहीं है, और भी बहुत सी चीजें हैं जो वो चेक करते हैं। लेकिन आपको मुहूर्त सही हो जाने से आपकी सब भ्रांतियां, और आपके भगवान भगवान पे हम श्रद्धा ही तो रखते हैं। अब पंडित जी को हम क्या कहते हैं? ब्रह्म स्वरूप है। तो हमारी श्रद्धा है उनपे, और हमारे आधे से ज्यादा कष्ट खत्म हो जाते हैं। इसलिए मुहूर्त को बहुत महत्व देना चाहिए। जिस समय मुहूर्त निकला है उस मुहूर्त पे वो लगन पे बैठ जाए, मतलब वहां पे बैठ जाए फेरों के लिए, जब भी वो मुहूर्त निकला है। तो हम जनरली इस चीज को इग्नोर कर देते हैं। और अगर हम कोई जानता है, मान लीजिए मनीष जी जानते हैं, उन्होंने शर्मा जी से कहा रहे इनकी शादी हो रही है, ये टाइम निकले जा रहे हैं, इनको कहो करे, और उन्होंने कह दिया आगे बढ़ के, तो कहेंगे तुम पागल हो, कुछ नहीं होता, ये सब बेकार की बातें हैं, ये सब अंधविश्वास है। जबकि ये अंधविश्वास नहीं है, ऐसे हमारे ऋषि मुनियों ने मुहूर्त नहीं निकाले। समझ रहे हैं ना आप? तो शादी के टाइम पे आप वो भी देखेंगे कि मुहूर्त आपका सही होना चाहिए। अब लड़की जो है वो दूसरे घर से आती है, लड़का अलग घर से आता है, राइट? तो हमें ये देखना पड़ेगा कि दोनों में क्या क्या चीजें हैं जो कॉमन है, और क्या हमारे बीच में नेगेटिव पॉइंट्स हैं, क्या क्या चीजों का मिलान होना चाहिए, वो भी हम आगे पढ़ेंगे। मतलब मैं बताऊंगी आपको। हमारी 8 मनुस्मृति में 8 प्रकार के विवाह कहे गए हैं, कि 8 तरह के विवाह होते हैं। तो वो कौन कौन से होते हैं? एक तो पहले बुक का नाम लिख लो, जो भी आप लोगे, वो है कुर्सीजा सर की बुक है, कुंडली मिलान, ऐसी कुर्सीजा सर की। मैं इसकी फोटो आपके ग्रुप में डाल दूंगी, ठीक है? कुंडली मिलान है मैम, आपके पास कौन सी बुक है? यही है, सेम बुक है सभी के पास। चलिए बहुत बढ़िया है फिर तो। मैंने कहा अगर नहीं पता तो मैं आपको बता दूं कि आपको ऐसी कुर्सीजा की जी की बुक जो है, कुंडली मिलान के हिसाब से बहुत अच्छी है, ठीक है? तो हम विवाह में हम कौन कौन से हाउसेस को लेते हैं ये बताइए। अभी 8 प्रकार के विवाह करवाई थी, पर मुझे लगता है कि
पहले तो विवाह की बात की जाए कि कौन कौन सी चीजों को देखा जाता है, बताइए। 7th लॉर्ड, सप्तम भाव का स्वामी, सप्तम भाव। शादी के लिए इंपॉर्टेंट कौन कौन से ग्रह हैं? गुरु, शुक्र, शुक्र, बृहस्पति, मंगल, है ना। मंगल, अब पंडित जी को तो पता होगा, राहु। गुरु बल, चंद्र बल और सूर्य बल भी देखा जाता है अलग अलग जगह पे, जी। है ना। जब कुंडली का करते हैं तो उसमें देखते हैं कि सूर्य बल, चंद्र बल और ये गुरु बल सब निकाला जाता है, तो वो भी जी। देखा जाएगा। उसके अलावा जो है 7th लॉर्ड से 7th हाउस में कौन से प्लैनेट बैठे हैं? 7th हाउस से 7th में कौन कौन से प्लैनेट बैठ रहे हैं? 7th हाउस पे किन किन प्लैनेट्स की दृष्टि युति आ रही है? दृष्टि आ रही है, क्योंकि युति तो साथ ही बैठे होंगे ना। अब जैसे मान लीजिए किसी के 7th हाउस में, आप लोगों के पास कुंडलियां हैं, कितनी कुंडलियां हैं सबके पास? थोड़ी थोड़ी हैं, 2 4 5, जैसे नो मैरिज की, जी। जैसे मल्टीपल मैरिजेस है। की, कितनी है आपके पास मनु जी? क्या नाम है, विशाल जी, मैं भूल गई नाम डी का। डिले मैरिज विक्रम की जी, हाँ। लगभग होंगे 10-12 कुंडली हैं डिले मैरिज की, डिले सब मैरिज इकट्ठे की, कर रखे हैं। है ना। हम उसको डालेंगे और उस पे हम वर्क करेंगे। ठीक है, पहले मैं आपको जी। समझाऊंगी, उसके बाद उस पे सूत्र लगाएंगे। ठीक है, ऐसे नो मैरिज, शादियां ही नहीं हो रही। पहले क्या होता था, 21 जी। 22 23 साल में लड़का, ज्यादा से ज्यादा 25 26 में शादी कर दो। वो क्रीम ऑफ द जो क्वालिटी होती थी वो पहले ही लोग ले लेते थे। लेकिन अभी क्या है, पढ़ना है, मुझे अपने पैरों पे खड़े होना है, ये सब चीजों के चक्कर में शादियां बिल्कुल डिले होती जा रही हैं। जब शादियां डिले होती हैं तो फिर नो मैरिज के योग भी बन जाते हैं, क्योंकि जो टाइम आया उसमें तो लड़की ने या लड़के ने नखरे दिखा रही है, नहीं जी अभी तो मैं तैयारी कर रहा हूँ या कर रही हूँ। और उसके बाद तो कोई मुहूर्त निकलता भी है तो उनकी विवाह नहीं होता। तो क्या योग होते हैं जो शादी को डिनाई करते हैं? कुछ तो फैक्टर्स होंगे ना। तो हम एक कुंडली को समझाकर, आप एक तरह से लड़की या लड़के के वकील हैं, आप उनको राइट सजेशन देंगे कि आपको, मतलब जो है कुंडली में आप क्या करो, कैसे करो। क्योंकि मैं ऐसे शख्स को भी जानती हूँ जो कि प्रिंसिपल हैं, और उन्होंने शादी के बाद घर गृहस्थी भी संभाली, अपनी पढ़ाई भी की और आगे भी बढ़ी। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। पर आजकल लोग इतने एम्बिशियस हैं और खर्चे इतने बढ़ गए, वो कहते हैं एक ही बच्चा करना है या बच्चा करना ही नहीं है। पहले तो शादी नहीं होती और उसके बाद शादी हो जाए तो क्या होता है, नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या आती है कि प्रोजेनी नहीं होती, बच्चा ही नहीं होता। फिर उसके लिए वो सैरोगेसी, आईवीएफ, ऐसे बहुत पेनफुल प्रोसेस के थ्रू जाते हैं, है ना। तो शादी जो है वो बहुत, एक बहुत सामाजिक जो दायित्व है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और जिनकी शादियां नहीं हुई उनको देखना पड़ता है, वो कितने दुखी हैं उनसे पूछो। और जो मैरिज है, मैंने आपको बोला पहले नो मैरिज, डिले मैरिज का विक्रम जी ने बोला। और कुछ है मल्टीपल मैरिज, सेकंड मैरिज हो गई, वाइफ की डेथ हो गई या वाइफ और हस्बैंड में बनी नहीं, उसने जाके अपना वुमेन कोर्ट केस में, वुमेन कोर्ट में जाके अपना केस डाल दिया कि मुझे ये बहुत तंग करते हैं। और जितने, मतलब मैं खुद एक लेडी हूँ, लेकिन एक बात कह रही हूँ, जितने लड़की, देखो पहले वाकई में लोग तंग करते थे लेडीज को, लेकिन अब सब लोग डर गए हैं। लेकिन इतना तंग नहीं करते जितने लड़कियां भी फायदा उठाने लगी हैं उस बात का, झूठे आरोपों में फंसा देंगी। और सबसे बड़ी मुसीबत क्या हो गई है, मोबाइल। आज मेरे घर ये बना, मेरी सास ने ये कहा, मेरी ननद ने ये कहा, तो उसकी वजह से भी बहुत सारे, जो दूसरी तरफ से एडवाइस आती है ना, उसको साउंड करो तो वो बहुत ही बुरी हो जाती है, क्योंकि वो कहते हैं वो अपने हिसाब से सोचते हैं। अब लड़की तो बहुत लाडली थी, उसने कहा मेरे को मेरी सास ने, मेरे छाला पड़ गया, और मेरी सास ने कहा नहीं तुम खाना बनाओगी। तो अरे बड़ी क्रुएलिटी कर दी। अरे जब उसने किया होगा तब उसके हाथ में भी तो छाले पड़े होंगे, क्योंकि खाना, कोई भी काम करोगे आप, अगर मान लीजिए एक ब्लेड से पेंसिल छिल रहे हैं, तो कट तो कभी लगेगा ही आपके हाथ पे भी, क्योंकि आपका रोज का काम है। लेकिन उसके बाद फिर ऐसा हो जाता है, छाले भी पड़ते हैं तो हमें असर ही नहीं पड़ता कि कोई नहीं, छाला पड़ गया, लगाओ टूथपेस्ट और आगे चलो, है ना। तो घर की जो माएं और बहनें होती हैं वो कई बार ओवर पैम्पर कर देती हैं, जिससे परिवार नष्ट हो जाते हैं। तो बहुत सारे रीजन है परिवारों के। या फिर शादी हुई और उस लड़की की डेथ हो गई, आपने दूसरी मैरिज करनी पड़ी, ठीक है ना। तो अब उस स्थिति में, अब जैसे ऐसा भी होता है कि मेरे पास एक कुंडली है जिसमें एक लड़के की शादी हुई,
उसकी वाइफ बहुत गरीब घर से ली गई, वो बहुत रिच थे, उन्होंने कहा कि अच्छे से रहेगी, पर उसको वो शादी के बाद सीधा अब्रॉड ले गया। अब अब्रॉड में क्या हुआ, उसका चमक दमक से दिमाग फिर गया, तो उसने अपने मतलब हस्बैंड के ऊपर आरोप लगाने शुरू किए कि तुम बच्चा नहीं पैदा कर सकते और सास ससुर से भी बात नहीं करोगे, बहुत सारी चीजें कर दी। और इतना पैनिक कर देती थी कि उसका एक्सीडेंट होते होते बचता था। एंड में उसने डिसाइड किया कि मैं इसको तलाक दे दूंगा। जब वो तलाक दिया, तलाक हो गया उनका बाई चांस जल्दी, उसके बाद क्या हुआ, उसने दूसरी शादी की जिससे उसके 2 बच्चे हुए। लेकिन दूसरा बच्चे होते होते वो खुद ही ऑपरेशन टेबल पे ही वो लेडी एक्सपायर हो गई, कोई नस वस कट गई। अब उसने बच्चों की देखभाल के लिए, क्योंकि आजकल न्यूक्लियर फैमिली होती जा रही है, कोई है नहीं देखभाल के लिए, उसने तीसरी शादी की। पर वो लड़की भी कुछ ऐसे ही निकली, उसकी शादी भी टूट गई। तो इस टाइप की भी मल्टीपल मैरिजेस, मल्टीपल अनसक्सेसफुल मैरिजेस और सक्सेसफुल मैरिजेस, आपको इन दोनों को भी मतलब इस तरह की कुंडलियां क्यों हैं, क्योंकि अगर आपकी कुंडली में एक योग है तो वो बहुत जगह पर नजर आएगा। ठीक है, तो मैं ये थोड़ा सा ब्रीफली आपको इंट्रोडक्शन दे रही थी कि आपको इन सब तरह की कुंडलियों की आपको रखनी है। जैसे अभी विशाल नहीं का नाम था, चलो मैं पंडित जी बोलती हूँ। तो पंडित जी ने ऐसे कहा मेरे पास 10-12 कुंडलियां सानो हैं। भाई आसान होता है इनका बोलना, हम भी सानो भाई बोलते हैं हाँ, इन्हें। हाँ वो नाम वही डिपिक्ट हो रहा है ना। तो मतलब वही है कि आपको ये देखना पड़ेगा, आपको कुंडलियां रखनी पड़ेंगी। मैं पहले आपको थ्योरी करवाऊंगी, उसके बाद में प्रैक्टिकल करवाऊंगी। आप जितना जल्दी जल्दी उसको कवर करोगे मुझे भी अच्छा रहेगा कि मैं आपको कुंडलियां ज्यादा से ज्यादा करवा सकूं। ठीक है, चलिए अब आते हैं जिस टॉपिक में मैं थी। 8 तरह के विवाह होते हैं। पहले जो हमारे विवाह होते थे, अभी तो सब लव मैरिज वाले युग गंधर्व विवाह के बन गए हैं कॉम्बिनेशंस, क्योंकि आजकल लोग पढ़ते हैं साथ साथ ही एक दूसरे को पसंद कर लेते हैं। पहले बच्चे माँ बाप से डरते थे, उनको कहते हुए भी डरते थे कि मुझे इससे प्यार है, चाहे लड़की और लड़की तो ज्यादा ही शाय करती थी। बॉयज भी फील करते थे कि मम्मी पापा क्या कहेंगे अगर हम ऐसे बताएंगे तो। और फिर उनको मनाया जाता था, तो उसके बाद उनका विवाह होता था। लेकिन अब तो वो साफ बोल देते हैं जी हमारी शादी, हमें तो यही पसंद है और हमें उससे शादी करनी है। तो गंधर्व विवाह का प्रचलन ज्यादा हो गया। एक और बात भूल गई थी कि विवाह किस लिए जरूरी है, क्योंकि हमारे बहुत सारे ऋण है। जैसे मैंने अभी आपको कहा गुरु ऋण उतारना चाहिए, आपको एडमिशन करवाइए। कैसे होगा, आप संस्था में योगदान दें अपना। जैसे भी आपकी सबकी तारीफ कर रहे थे विजेंद्र जी कि आप तीनों ही काफी योगदान देते हैं अपना, तो उस तरीके से मतलब आप अपना योगदान दीजिए, है ना। ऐसे ही ये तो था कि गुरु ऋण। अब ऐसे ही मातृ ऋण होता है। मातृ ऋण कैसे वो उतरेगा, जब आप एक उसको वंशज दे देंगे बॉयज। पहले तो बॉयज को ही एक पुत्र हो जाए तो उसको मानते थे कि ये वंश का नाम ऊंचा करेगा, उसके बाद फिर बाकी सब भोग की बात की जाती थी। ठीक है, लेकिन अब तो लड़कियां और लड़के सब बराबर हो गए हैं। ठीक है, इसके बाद तीसरा आता है पितृ ऋण, कि पितरों को जब तर्पण करेगा उसको नर्क से मुक्ति दिलवाने के लिए एक बेटा होना चाहिए। बहुत सारी बुक में लिखा है कि पुत्र जो है पितृ ऋण उतार कर मतलब उतार कर और उसको मुक्ति दिलवाता है, जो कि हमारे यहाँ बहुत मान्य है। इसलिए कई बार क्या होता है, लड़कियां ही लड़कियां होती जा रही हैं, वो लड़के की चाह में मतलब 5-7 लड़कियां कर लेता है। फिर उसका पूरा बैलेंस बिगड़ जाता है, जो उसका पैसे का बैलेंस होता है कि अब वो कैसे करे। अब तो 3 लड़कियां, पहले तो 5 लड़कियां हो गई, बेटा भी नहीं हुआ, तो अब क्या करे। इसलिए विवाह को बहुत आवश्यक संस्कार माना गया है। ठीक है, तो मैं आपको ये कह रही थी 8 तरह के विवाह होते हैं। पहला विवाह कौन सा होता है, ब्रह्म विवाह। अगर आप लिखना चाहें शायद आपकी बुक में भी होगा, आप उस मतलब मेरी हैबिट है मैं बुक्स में साथ साथ में लिख लेती हूँ कि क्या है। कोई आपको पॉइंट लगे कि मैं अलग बोल रही हूँ तो आप नोट डाउन कर सकते हैं। ऐसा विवाह सबसे बेस्ट विवाह माना जाता था, ब्रह्म विवाह। उसमें क्या होता था कि पिता जो है सबसे ज्यादा जो सर्वगुण संपन्न वर है उसको देखा, उसको खुद आमंत्रित करता था और उसको बहुत से दक्षिणा, चाहे वो वस्त्र हो आभूषण हो, उसको बुलाकर और अपनी बेटी को अच्छे से सजाकर
और उसको वो दान कर देता था, तभी कहते कन्यादान। ठीक है, तो इसका जो वर्णन है बेसिकली आज भी इसी रूप में प्रचलित है। माँ बाप भूखा रहते हैं और लड़की को कन्यादान कर देते हैं। और इसका वर्णन कहाँ मिलता है? ऋग्वेद में सोम सूर्य के विवाह का वर्णन भी मिलता है। ये आज ऐसे ही प्रचलित है। कहाँ पे मिलता है? ऋग्वेद में सोम ऋग्वेद में। सूर्य के विवाह में वर्णन मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट विवाह है दैव विवाह। दैव विवाह क्या होता है? दैव विवाह ये होता है कि पिता जो है वो यज्ञ करता है और अलंकृत करके पुरोहित को दान में दे देता है। ये दान कब किया जाता है? जब दैव्य यज्ञ होता है, इसलिए इसका नाम पड़ा दैव विवाह। इसमें कन्या मतलब दक्षिणा के रूप में दी जाती थी, इसलिए इसका नाम देव विवाह पड़ा। लेकिन कुर्सीजा सर की बुक में शायद थोड़ा सा डिफरेंट है। अगर कोई पढ़ना चाहे तो पढ़ सकता है एक बारी, क्योंकि आप जब मैं आपको कहूंगी पढ़ो तो आप पढ़ेंगे, नहीं तो कोई बुक भी खोल के नहीं देखता। एक बारी कोई पढ़ेगा देव विवाह? मैं भी बुक खोल रही हूँ, एक सेकेंड। कोई पढ़ेगा आप में से देव विवाह? है बुक किसी के पास अभी? जी, अगर है तो आप यज्ञ ही पढ़ दीक्षित दीजिए, ऋत्विक क्योंकि हुआ, इसमें लिखा है ऋग्वेद माने दैव विवाह योग्य। में। हाँ जी, जी, ब्राह्मण को कन्या देना दैव विवाह कहलाता है। हाँ वही आ गई ना कि दक्षिणा, जो दैव विवाह होता था उसमें दक्षिणा के रूप में कन्या दी जाती थी, इसलिए इसका ये भी एक अच्छी उत्तम कोटि का विवाह माना गया है। उसके बाद तीसरा है आर्ष विवाह। ठीक है, तो जब किसी जी, कोई ऐसा ऋषि या योग्य पुरुष मिल जाता था जिसको बहुत ज्ञान है, उसकी आध्यात्मिक योग्यता बहुत अच्छी है, तो ऋषि के साथ ऋषि जो था अपनी कन्या से उसका विवाह करता था। उसको आर्ष विवाह कहते थे। आर्ष का क्या मतलब है? आर्ष इसलिए क्योंकि वो ऋषि किसी को परंपरा से। कुछ हाँ जी, पढ़ो। ऋषि परंपरा से कुछ कुछ दे के करने वाला विवाह को आर्ष विवाह बोलते हैं। दोबारा बोलेंगे? सॉरी। ऋषि किसी कर्म चीज से। को दे के, जो आर्ष विवाह मतलब आर्ष मतलब ऋषि को कि कुछ दे के करने वाला, जैसे यहाँ देखिए पे फिर कन्या दे हाँ रखे हैं। विवाह करते थे। इस विवाह में क्या जी, होता था? युवक जो है कन्या के पिता को एक गाय और एक गाय का जोड़ा प्रदान करता था, गाय और बैल का। उसका कारण ये नहीं था कि रिश्वत दे रहा है वो। इसका मतलब था कि उससे जब कन्या को मतलब पिता को उसके गाय और बैल का जोड़ा मिलेगा, तो कन्या के जो विवाह है, यज्ञ करना है, उसमें उसको परेशानी ना हो, क्योंकि गाय और बैल से खेती होती है और गाय दूध देती है, मक्खन बनता है, तो उसको कोई परेशानी ना हो शादी के टाइम पे। तो ये जो हम कहते हैं गो मिथुन, ये करने का मूल्य नहीं था, बट ये एक रिवाज था कि पिता को हेल्प हो जाए। समझ गए आप लोग? कहीं प्रॉब्लम इन तीन विवाह में? ब्रह्म विवाह, देव जी विवाह, नहीं, आर्ष विवाह में कहीं कोई दिक्कत? जी नहीं। समझ आ रहा है ना? कहीं भी दिक्कत हो तो आप मुझे जी, बिल्कुल बताइएगा। उसके बाद चौथा तरह का जो विवाह था वो प्रजापात्य विवाह था जो कि आजकल होता है। उसमें क्या होता है, जैसे एक धर्म का आचरण करने का उपदेश दिया जाता है, सतपदी बोलते हैं ना। वो कहता है 7 पद पढ़ेंगे, आप जितनी बार चलोगे उसमें वो पंडित बताता है कि मैं कोई प्रॉपर्टी खरीदूंगा तो अपनी पत्नी को बताऊंगा, उसकी सम्मति से लूंगा, जो भी है वो मेरी पत्नी और मेरा समान रूप से उसका हक है। तो जो ये भी वाला विवाह था इसको प्रजापात्य विवाह कहा जाता है। संस्कृत में क्या कहा गया है? सहधर्म चरत इति प्रजापात्य। ठीक है, सहधर्म चरत इति प्रजापात्य, यानी कि पिता अपने कन्या का पानी ग्रहण संस्कार योग्य वर से करता था और दोनों को उपदेश देता था। क्या उपदेश देता था? कि दोनों अपने नागरिक और धार्मिक कर्तव्यों का साथ साथ पालन करें। ठीक है, और अपने ऋण को चुकाने के लिए उच्च अच्छी संतान उत्पत्ति करें, और उनके पालन पोषण के लिए विवाह किया जाता था। और आजकल ये बेसिकली नॉर्मल विवाह को ही हम कहते हैं प्रजापात्य विवाह। और जो था, अगर देखा जाए तो ब्राह्म विवाह और प्राजापत्य विवाह दोनों ही
दोनों का ही प्रचार होता था इसके अंदर। ब्राह्म विवाह में बहुत वो आभूषण देके किया जाता था कि जब शादी होगी तो मतलब योग्य संतान पैदा होगी, जैसे भरत पैदा हुए जिसके नाम पे भारत रखा गया, राम हुए, कृष्ण हुए, तो वो योग्य संतान की इच्छा में विवाह करते थे। ठीक है जी। नेक्स्ट है असुर विवाह। असुर विवाह क्या होता है? जिस विवाह में पुरुष कन्या के माता को बहुत ज्यादा धन, मतलब क्या कहते हैं, ज्वेलरी, है ना, ये देकर और विवाह कन्या प्राप्त करता था, वो असुर विवाह कहलाता था। क्योंकि यहाँ पे क्या था कि उसने तो खरीदी, एक तरह से उनको पैसे दिए, जेवर दिए, धन दिया, और उन्होंने एक तरह से कन्या को खरीद लिया। तो ये जो था ये असुर, क्योंकि अब लड़की को पसंद है नहीं है, लड़का ज्यादा बड़ा है, लड़की छोटी है, तो ये सब चीजों की वजह से इसको असुर विवाह कहा गया। जो पहले विवाह थे कौन कौन से थे? ब्रह्म विवाह, सेकंड था, दैव बताइए, दैव विवाह, देव विवाह, फिर आर्ष विवाह और प्रजापात्य विवाह। ये चारों अच्छी श्रेणी के विवाह माने गए हैं। ठीक है, लेकिन अब 4 तरह के विवाह जो हैं उनको अच्छा नहीं माना गया। तो इसमें जो इस असुर विवाह था, इस विवाह में क्या होता था, धन का सबसे बड़ा योगदान होता था। अरे धन दे दिया, पेरेंट्स ने कहा चलो लड़की भी गई, हमने तो विवाह करना ही था, और उनको धन की प्राप्ति हो गई। तो लड़की की मन की इच्छा क्या है उसको जानने की कोशिश नहीं करना, फिर वो सारी उम्र सड़ती घुड़ती अपनी जिंदगी गुजार देती है, और मतलब एक तरह से लड़की को बेच दिया जाता है। आपकी बुक में क्या लिखा है ये बताइए। समझ में आ? जी जी। हाँ, बिहार में भी बहुत प्रचलित है और यूपी में भी बहुत प्रचलित है, तो बहुत सही आपने कहा। इसके बाद है नेक्स्ट विवाह इज गंधर्व विवाह। गंधर्व, जैसे इस नाम से ही पता चल रहा है कि गंधर्व राज कौन थे, जो गाना गाते थे, बजाते थे, खुश रहते थे। तो अथर्व वेद में भी गंधर्व पतियों का उल्लेख मिलता है। जैसे ऋग्वेद में था ना ब्रह्म विवाह का, यहाँ पे कौन से अथर्ववेद में हाँ, अथर्ववेद में दिया गया। मुझे नहीं पता कुर्सीजा सर की बुक में ऐसे लिखा हुआ या नहीं हुआ। तो ये जो विवाह है ज्यादातर हिमाचल के पास ज्यादा प्रचलित है, और महाभारत में इस विवाह की प्रशंसा की गई है। कि इसमें क्या होता है, मूलतः क्या होता है, दो लोगों में प्रेम होता है, और फिर वो, ये धार्मिक और सामाजिक उसके हिसाब से तो सही नहीं था, लेकिन इतना श्रेष्ठ नहीं है, लेकिन आजकल बहुत ज्यादा गंधर्व विवाह ही हो रहा है, जिसको आप दूसरा नाम देंगे लव मैरिज। क्योंकि ये क्यों नहीं है अच्छा, बताइए, कोई बता सकता है ये क्यों नहीं है अच्छा? रीजन क्या है, बताइए। हाँ, बहुत बढ़िया मनीष जी, आपने बहुत बढ़िया कहा कि ये चीज हो जाती है। और सेकेंडली, हम क्या अट्रैक्ट होते हैं, अरे बहुत सुंदर है, उसके पास गाड़ी बड़ी बढ़िया, बड़े अच्छे से बन के रहता है, बड़ा अमीर है, तो हम उसकी जो है आउटर उसको देखते हैं, लेकिन जब शादी के बाद जाते हैं वो चीजें इतनी होती ही नहीं है, तो लड़की बिल्कुल निराश हो जाती है। फिर वो सोचती है मैंने कहा है, मैं फंस गई, मैंने तो बड़ा गलत डिसीजन ले लिया। और कभी कभी इस प्रेम विवाह के चक्कर में क्या होता है कि माँ बाप भी अपने रिश्ते काट लेते हैं। अब उसको कोई काउंसलिंग चाहिए, वो परेशान है, कोई भी बात है तो उसको काउंसलिंग चाहिए, तो पेरेंट्स उसको गाइडेंस भी नहीं मिलती। उस स्थिति में जब वो बहुत निराश हो जाती है लड़की, लड़के तो यहाँ तू नहीं कोई और सही, कोई और नहीं कोई और सही, लेकिन क्योंकि जैसे हमारे यहाँ का संस्कार है कि अपने पति के सिवा किसी और को मत देखो, और हम सबके मन में अंदर घुस जाती हैं ये बातें, तो फिर वो लास्ट में क्या करती है, सुसाइड कर देती है, क्योंकि उसको कहीं से सपोर्ट ही नहीं मिल रहा, उसकी मन की बात कोई सुन ही नहीं रहा। समझ रहे हैं ना? तो फिर कई बार ऐसा नहीं है कि गंधर्व विवाह हर जगह फेल्ड है,
लेकिन ज्यादातर वो फिजिकल अपीयरेंस, पैसा देखकर मैरिजेस होती हैं, और बाद में जैसे उनका वो भ्रम टूटता है ना, तो फिर वो क्या करती है, उस मैरिज के लिए फिर वो अपनी पेरेंट्स के पास गई, उन्होंने बोला तुमने किया था, तुम सोचो, तुम भुगतो। और माँ बाप भी कितना उसका, अगर पैसे की तंगी है तो कितना पैसा देंगे उसको, है ना। तो फिर वो लास्ट में इसका एंड बहुत कई बार बुरा हो जाता है। या लड़के को पसंद नहीं थी लड़की, उसने उसको जला दिया, मार दिया, जैसे आजकल हो रहे हैं फ्रिज कांड और तंदूर कांड, ये सारे ये भी हो सकते हैं। क्लियर, समझ में आ गया? बताइए, हाँ ना तो करिए, मुझे लग रहा है मैं अकेली बोल। हाँ जी 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 मैम। नेक्स्ट विवाह है राक्षस विवाह। राक्षस विवाह, राक्षस कैसा होता है? शारीरिक बल से चीजों को छीन लेता है ना। जो राक्षस होगा उसको भूख लगी है तो छीन कर खाना खा लेगा, सब चीजें तोड़ देगा, अगर वो उसको नहीं मिल रहा तो उसको खत्म ही कर देगा, उसका विनाश कर देगा। तो मनु जो ऋषि थे, उनके अनुसार क्या था कि संबंधियों को मार पीट कर और लड़की को बलपूर्वक अपहरण कर लेना, इसको राक्षस विवाह कहा गया है। और ये ज्यादा विवाह ये वाला कहाँ पर है? बिहार में। वहां पे लड़का इंजीनियर है, उसको किडनैप कर लिया जाता है, तब तक उसको नहीं छोड़ा जाता जब तक कि वो लड़की से शादी ही नहीं कर लेता। अभी किसी ने बताया था कि यूपी बिहार है, तो बिहार में तो ये बहुत ज्यादा है। ठीक है। और अगर मनु के हिसाब से सुने कहें, तो वो कहता है क्षत्रियों के हिसाब से विवाह अनुचित नहीं है, क्योंकि वो लड़की को जीत लाते थे, फिर संधि कर लेते थे, मित्र बन जाते थे, है ना। यहाँ तक कि भीष्म ने भी अंबा अंबालिका को वहां जाके मतलब जीता और बोला कि ये मैं तुम्हें दुर्योधन के लिए लेके जा रहा हूँ, और उसका एंड बहुत खराब हुआ। तो ये जो है, क्षत्रिय लोग बोलते हैं राक्षस, लेकिन ये अच्छा विवाह नहीं है। किसी की मर्जी के बिना, उसको कोई चीज पसंद नहीं है, उसके साथ जिंदगी भर रहना, जिंदगी भर का सौदा ये, वो बहुत गलत हो जाता है। राइट, क्लियर। जी अब उसके जी बाद लास्ट विवाह है पिशाच विवाह, जो कि सबसे ही निम्न कोटि का विवाह है, सबसे ही घटिया। एक दिन कोई राक्षस विवाह पढ़ेगा सर की बुक से प्लीज। हाँ, राक्षस विवाह होगा ना, असुर विवाह। समझ में आ गया ना। और ये निकृष्ट है वैसे, पर पहले राजाओं में होता था, जाके दूसरे की लड़की लेके आ जाते थे, जीता, राजा को बंदी बना लिया, उसकी पुत्री से मैरिज कर ली, ये सब चीजें होती थी। तो भीष्म पिता ने भी इसका अनुमोदन किया, लेकिन वैसे ये सही नहीं है। उसके बाद जो पिशाच विवाह होता है, वो सबसे ही निम्न कोटि का विवाह है। उसमें क्या होता है, छल और कपट से लड़की को फंसाया जाता है, उस पर अधिकार किया जाता है, लड़की को किसी प्रकार का कोई, जैसे अल्कोहल वगैरह या कुछ ऐसा मादक द्रव्य पिला दिया जिससे वो बेहोश हो गई। उसके बाद नशे में डूबी हुई जो लड़कियां है उससे अम, जैसे छल करके उसके साथ रिलेशंस बनाए, और उसके बाद फिर लड़की के पास कोई चारा नहीं रहता, या फ्रेंडशिप कर लिए, उसके बाद उसको कुछ ऐसा खिला पिला के उस पर अपना अधिकार कर लिया। तो इस स्थिति में क्या होता है कि लड़की के पास कोई चारा ही नहीं रहता कि वो उस पुरुष को अपना पति माने। स्पेशली इंडिया में तो अभी इतनी जागरूकता आ रही है, पर अभी इतनी नहीं आई है। तो ये जो है सबसे निकृष्ट किस्म का विवाह होता है। तो ये जो 8 विवाह हैं, ये बहुत प्रचलित थे, जिसमें से कौन से सबसे ज्यादा फेमस थे? प्रजापात्य और ब्राह्म विवाह। क्लियर है? अभी तो गंधर्व विवाह जी को भी पूरा अपना पूरा अनुमोदन मिलता है। ठीक है। तो ये 8 प्रकार के विवाह हैं, आपको आते हैं, तो आपको समझ में आ गए। कौन पढ़ेगा पिशाच विवाह के बारे में? बताइए, कोई पढ़ेगा बुक से सर की? मेरे पास तो बुक अभी नहीं है। कितने मैं विवाह है कुछ सर की बुक में? 8 ही होंगे मेरे ख्याल। 8 है। ऐसा हो नहीं हो सकता कि उनकी बुक में। ठीक है, ये समझ में आ गए ना। अब हम कुंडलियों की बात करेंगे। जी 2 तरह के तत्व होते हैं, पुरुष राशियां होती हैं और स्त्री राशियां होती हैं। ठीक है।
हाँ जी, सॉरी, वो मेरे कुछ नेट में कुछ प्रॉब्लम आ गई थी। तो मैं कि आपको 1 मिनट, हमारे पास कुछ राशियां होती जो एक पुरुष प्रधान राशियां होती हैं, और एक होती है स्त्री राशियां, जिनको हम कहते हैं सम राशि और विषम राशियां। आप बताइए सम राशि कौन सी होती है? मेष, तो 6, 8, 10, 12। 10, 12। राइट, हाँ, जो 2 से डिवाइड हो जाए। जी, अब जो जो सम राशियां, उनका क्या रोल है बताइए? जो भी, जितने भी ग्रह सम राशि में होंगे, आप उतने ही सौम्य होंगे। स्त्रियोचित जो आपकी वो है नेचर ज्यादा होगी, सौम्य होंगे, मृदुल होंगे, किसी से बात करेंगे बहुत प्यार से बात करेंगे, है ना, सबकी सहायता करना चाहेंगे, सबकी हेल्प करना चाहेंगे। लेकिन अगर आपने केदार सर की बुक से पढ़ा है तो उसमें लिखा हुआ है पुरुष राशियां कैसी होती हैं? फुर्तीले होते हैं, आक्रामक होते हैं, सेल्फ सेंट्रिक होते हैं, ईगो प्रॉब्लम बहुत होती है, राइट? जी, तो ये सब चीजें, हाँ जी, जी जी, हाँ। तो अगर जैसे मान लीजिए लड़की के अंदर अगर ये राशियां सारी सम राशि में सारे प्लैनेट्स हैं, तो क्या होगा? लड़की बड़ी सौम्य होगी, स्वीट होगी, बातचीत में बहुत बढ़िया होगी, है ना। लेकिन अगर ये उसकी सारी जो जितने भी ग्रह हैं, 9 ग्रह राहु केतु के समय, अगर वो विषम राशियों में है, तो वो कैसी बन जाएगी? टॉम बॉय टाइप। उसका नेचर कैसा होगा? अटैकिंग, अपने आप को बचाना, अपने, हाँ, डोमिनेटिंग होगी, बहुत सारी ये चीजें आ जाएंगी, राइट। तो ऐसे ही पुरुष में अगर पुरुष की सारी अगर राशियां सम राशि में, तो वो कैसा हो जाएगा? स्त्रियोचित हो जाएगा। जैसे उसमें मृदुलता होगी, स्वीट होगा, जब आप चाहोगे आपको मिलकर बहुत बढ़िया लगेगा उससे, है ना। लेकिन अगर उसका, अगर वो अपनी होगा तो वो अपने ही स्वभाव में रहेगा, आक्रामक है, फुर्तीला है, आगे बढ़ने का बड़ा जोश खरोश है। लड़कियां क्या करती हैं, थोड़ी बात पे ही बड़ी भावुक हो जाती हैं, रोने लग जाती हैं, दुखी हो जाती हैं। तो अगर उसका सम राशि में होगा तो वैसा ही होगा। तो कई बार कहते हैं ना, ये लड़का तो बिल्कुल लड़कियों की तरह है, बड़ा शर्माता है, शाय है, बहुत आगे बढ़ के इनिशिएटिव नहीं लेता, बहुत कम बोलता है। और अगर उसकी, अगर तो फिर यहाँ पर वो क्या बन जाता है? अगर लड़की अ, उसके पास विषम राशियों में उसके सारे प्लैनेट्स हैं, और लड़के के जो प्लैनेट्स हैं सम में है, तो दोनों का स्वभाव बदल गया। लड़का लड़कीवत, जैसे स्त्रीवत हो गया, और वो लड़की क्या होगी? पुरुषवत। तो यहाँ पर उन दोनों की आपस में कभी भी नहीं बनेगी। वो हमेशा अपना रोब जमाएगी, और हस्बैंड जो है वो दब के उसके कंट्रोल में रहेगा। क्लियर है? तो आपको ये भी जी, चीजें देखनी पड़ेंगी। यहाँ तक क्लियर है? जी, क्योंकि अगर आपको मेरा जो पढ़ाया हुआ कुछ भी समझ नहीं आए, कहीं भी नहीं हो, मेरी ड्यूटी है, मैं आपको कैसे भी समझाऊंगी, चाहे 10 एग्जाम्पल्स देके समझाऊं। तो इसलिए आपको ये पहले राशियां भी देखनी है कि राशियों में क्या, राशियों की क्या इंपॉर्टेंस है। ठीक है जी। तो 5 मिनट रह गए हैं, 5 मिनट में मुझे और कुछ टॉपिक समझ नहीं आ रहा कि मैं आपसे, मतलब मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक नहीं स्टार्ट करूंगी, लेकिन आपसे पूछना जरूर चाहूंगी कि आप क्या क्या और पढ़ना चाहते हैं। इसमें अष्टकूट मिलान तो होगा, इसमें एक जो साउथ इंडिया में होता है वो 10 कूट होते हैं, 20 कूट होते हैं, वो भी मैं आपको कराऊंगी। ठीक है। जी, उसके अलावा एक हमारे नेशनल प्रेसिडेंट सर ने सप्तपदी कराई है, तो वो भी करवाऊंगी। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये लिखवाऊंगी नो मैरिजेस के योग, अंतर्राष्ट्रीय मैरिजेस के योग, है ना। दूसरे जगह पे विवाह, प्रेम विवाह, जैसे अभी मैंने कहा कि मैरिज कितनी सफल रहेगी या मतलब नहीं रहेगी सफल, उसके योग, है ना। क्योंकि आपको ये भी तो देखना पड़ेगा 7th हाउस कैसे, आपने विशारद वन में भाव भावेश कारक पड़े होंगे कि उसका स्वामी जाके किस भाव में बैठा, उस भाव को बढ़ा रहा है या घटा रहा है। तो वो सब चीजों को आपको अब अप्लाई करना है, सब चीजों को अप्लाई करना है, टोटली जो पढ़ा है, नेचुरल रिजल्ट। इसके अलावा ताजिक में आपने विवाह सहम किया होगा, वो फॉर्मूला से अगर किसी को याद हो, याद है किसी को?
हाँ, नहीं कोई बात नहीं, मैं आपको साथ-साथ करवाती जाऊँगी ना, और हम कुंडलियों पे लगाते जाएँगे, फिर देखेंगे कितने रिजल्ट्स मिलते हैं। जेमिनी में से जैसे 7th क्या होता है? क्लत्र कारक, क्लत्र माने होता है पार्टनर, तो उसका क्या रोल है, वो कैसा है, कैसे बैठा है, आगे उसकी लाइफ में क्या चल रही है। तो कोशिश करेंगे अष्टक वर्ग के पॉइंट से, तो इन सब चीज़ों से हम विवाह को पूरा देखने की कोशिश करेंगे। और मेरी आप लोगों से एक हम्बल निवेदन है कि मैं समझ रही हूँ कि 6:15 बजे थोड़ा ऑफिस का आपको परेशानी होगी कई लोगों को, तो अगर हो सके तो सब लोग टाइमली ज्वाइन करेंगे तो हमारा टाइम बचेगा। फिर मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर जैसे होगा ना 5 मिनट पहले भी ज्वाइन कर सकते हैं और 5 मिनट बाद में भी ले सकते हैं, एज पर धीरेन्द्र सर और आपकी जैसे आप चाहेंगी और धीरेन्द्र सर की इंस्ट्रक्शन, ठीक है ना? तो मैं चाहती हूँ कि आप बहुत अच्छे से सीखें, जो भी पढ़ रहे हैं बहुत अच्छे से ही सीखा होगा हर सब्जेक्ट, और आगे भी बहुत अच्छे से करें। अब जो मैंने पढ़ाया उसमें कहीं कोई प्रॉब्लम? जी नहीं। सबको नहीं समझ में आया? बड़े अच्छे से समझ में आया, बहुत अच्छे से समझ में आया। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। अभी केवल चौथे मैं तो किसी ट्रेवल कर किसी रहा हूँ। किसी ने कोई है क्लैरी वो या ऐसे KLIRVOYNCZ मैम मैं करके है। अरुण जैन हूँ। मैम अरुण जैन हूँ। अच्छा अच्छा, ओह नमस्कार अरुण जी। तो अरुण सर कैसे हैं का मैम, आप पीरियड होगा कैसे हैं? शायद आपके साथ। बस सब बढ़िया जी, हाँ जी, बहुत हाँ जी। बढ़िया। चलिए ठीक है, आप क्लास को अटेंड कीजिए। सबको नमस्कार, फिर अगले हफ्ते क्लास के मिलेंगे लिए सेम मैंने टाइम ज्वाइन पर। किया। नमस्कार। नहीं नहीं, नमस्कार। चलिए ओके धीरेन्द्र जी, नमस्कार। हेलो, हाँ जी सर, नमस्कार। नमस्कार मित्रों। अभी शुरू करेंगे, 1-2 मिनट का ब्रेक लेंगे। ब्रेक ले लेते हैं 2-3 मिनट का। हाँ तो आप थोड़ा, मैं मतलब हूँ अवेलेबल, जैसे ही आप शुरू बोलेंगे मैं शुरू करूंगा क्लास। ओके। जी।